हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप? हाँ, मेरा नाम है गौरव मिश्रा। और बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8 के चैप्टर नंबर 8 के बारे में। चैप्टर का नाम है सेल, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो चलो सबसे पहले समझते हैं कि सेल क्या होती है। ठीक है, सेल क्या होती है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेल? जब मैं लिखता हूँ सेल तो आपको क्या समझ में आता है? देखिए बच्चों, सेल जो है इट हैपेंस टू बी द स्ट्रक्चरल and functional unit of life, right? Cell happens to be the structural and functional unit of life. अब इसका मतलब क्या होता है? इस पूरे के पूरे सेंटेंस का मतलब क्या होता है? ठीक है, इसका मतलब क्या है? देखो, आपकी बॉडी जो है, ठीक है, आपकी बॉडी जो है वो बनी है कुछ छोटे छोटे ऑर्गन्स के जुड़ने पर, राइट? और ये जो ऑर्गन्स है, इन ऑर्गन्स का कंपोनेंट क्या है? ऑर्गन्स का कंपोनेंट है हमारी सेल। तो व्हाट इज द सेल डूइंग इज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग अस अवर अपीयरेंस। हम कैसे अपीयर करने वाले हैं, हमारा बॉडी का फिजिक कैसा होगा, हमारा शेप कैसा होगा, हमारा स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये सब कौन डिटरमाइन कर रहा है? डिटरमाइन कर रही है सेल। उसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिसका हमें अंदाजा भी नहीं हो पाता है। इनफैक्ट हम उसे कंट्रोल भी नहीं कर पाते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि डाइजेशन है, राइट? आपको पता होगा डाइजेशन हो रहा है। डाइजेशन का मतलब आपको याद होगा, क्या करते हैं हम इसमें? हम इसमें बच्चों जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं उनको कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल फॉर्म में। और ये जो कन्वर्जन होता है कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में सब्सटेंसेस का, वो किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, राइट? तो ये क्या हो गया? ये हो गया डाइजेशन। उसी तरीके से आपके पास एक दूसरा फंक्शन होता है, दूसरा एक सिस्टम होता है जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? जिसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन, राइट? रेस्पिरेशन के अंदर क्या किया जाने वाला है? रेस्पिरेशन के अंदर हम क्या करेंगे? हमारा जो फूड है, उस फूड से हम लोग क्या निकालने वाले हैं? एनर्जी निकालने वाले हैं। ठीक है, आपने इसको ब्रीदिंग से भी पढ़ा होगा शायद, है ना? ब्रीदिंग पता होगी आपको। तो ब्रीदिंग जो है इट इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। सिमिलरली हमारे पास एक प्रोसेस होती है जिसका नाम क्या है? एक्सक्रीशन है। एक्सक्रीशन के अंदर क्या होता है बेटा? हमारी बॉडी के अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, राइट? क्या होता है? नाइट्रोजनस वेस्ट। उस वेस्ट को निकालने का जो प्रोसेस है उसे कहते हैं एक्सक्रीशन। और ये हमारे शरीर के बाहर निकलता है बाय यूरिन। ठीक है, तो ये जो फंक्शंस हम परफॉर्म कर रहे हैं वो क्यों परफॉर्म कर पा रहे हैं? वो सब परफॉर्म कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास क्या है बच्चों? हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक सर्टेन व्यक्ति है जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं या फिर रिफर कर रहा हूं इस ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिज्म किसका बना होगा बेटा? ये बना होगा ऑर्गन सिस्टम का। इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है, जैसे डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम था, याद है ना? डाइजेशन के लिए कौन सा सिस्टम है आपके पास में? आपके पास में है डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, सिमिलरली रेस्पिरेशन करना है तो आपके पास कौन सा सिस्टम आ जाएगा? आपके पास में आ जाएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम। और एक्सक्रीशन करना हो तो कौन सा सिस्टम आ जाएगा बच्चों? एक्सक्रीशन करने के लिए हमारे पास आ जाएगा एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ऐसे ही बहुत सारे सिस्टम जुड़ते हैं और बनता है एक ऑर्गेनिज्म। अब इन ऑर्गन्स के अंदर क्या होता है बेटा? इन ऑर्गन्स के अंदर बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, ये जो ऑर्गन्स हैं ये किस चीज के बनते हैं? ये ऑर्गन्स बनते हैं टिश्यू के। और फाइनली जो टिश्यू है वो किसका बनता है? वो बन जाता है हमारी सेल्स का, राइट? तो आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल गया है कि ये जो है ना सेल, ये जो सेल है, इन सेल्स को यूज करके हम टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू से हम लोग क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स बनाते हैं। ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है? ऑर्गेनिजम्स बनता है। ठीक है, तो अभी जब मैं सेल से ऑर्गेनिज्म की तरफ जा रहा था तो मैं क्या कर रहा था? मैं अपस्ट्रीम जाने की कोशिश कर रहा था, मतलब मैं एकदम छोटे लेवल से ऊपर के लेवल, मतलब कॉम्प्लेक्स लेवल में जा रहा था। और जब मैं ऑर्गेनिज्म से सेल की तरफ गया तो मैं गया डाउनस्ट्रीम। इसका मतलब मैं कॉम्प्लेक्स सिस्टम से एक सिंपल सिस्टम की ओर गया। ठीक है, चलिए अब आया सवाल सबसे पहले कि यार आप सर, आप सेल 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 बता रहे हो, तो आप ये तो बताओ कि सेल मतलब क्या है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो बताइए। तो अब हम टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंगली डिस्कवरी ऑफ सेल को डिस्कस करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ सेल। तो बच्चों, द साल वाज 1665। कौन सा साल था? 1665। और एक बहुत ही बड़े, बहुत ही महान एक अंकल आए जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। बेटा ये अपने हिसाब से अपने टाइम के वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट पर्सन थे। ठीक है, अभी जितने भी बायोलॉजी आप पढ़ेंगे उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था इन रॉबर्ट हुक का। क्यों? इन्होंने क्या किया? इनके पास एक सिंपल सा मैग्नीफाइंग डिवाइस था। ठीक है, सिंपल सा
मैग्नीफाइंग डिवाइस था। अब ये मैग्नीफाइंग डिवाइस को हम लोग थोड़ा सा अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग को सपोर्ट कर सके तो इसको हम नाम दे देंगे क्या, इसको हम नाम दे देंगे माइक्रोस्कोप। ठीक है, इन्होंने एक छोटा सा माइक्रोस्कोप डेवलप किया और इस छोटे से माइक्रोस्कोप की मदद से इन्होंने क्या देखा कि ऑब्जर्व कॉर्क ऑफ द बार्क। ठीक है, कॉर्क देखा इन्होंने, ही ऑब्जर्व कॉर्क ऑफ द प्लांट ऑफ द ट्री इन पार्क। ठीक है, कॉर्क ऑफ द ट्री, कॉर्क क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये मेरा प्लांट है। ठीक है, दिस इज माय प्लांट। तो इस प्लांट का जो आउटर रीजन होता है, ठीक है, इसके ऊपर जो ब्राउन कलर की जो छाल होती है ना, जो इसकी बार्क होती है, उस बार्क को इन्होंने ऑब्जर्व किया और उस बार्क को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कॉर्क बोल रहे हैं। ठीक है, इस कॉर्क, जो कॉर्क है उसका मतलब क्या है यहाँ पे, इस कॉर्क का मतलब है हमारे प्लांट की बार्क। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बार्क। ओके, तो जब इन्होंने इस बार्क को ऑब्जर्व किया ना बच्चों, तो इन्होंने क्या देखा, इस बार्क के अंदर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था। ठीक है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर था। ऐसे स्ट्रक्चर को जब इन्होंने ऑब्जर्व किया तो इन्होंने सोचा यार ये तो कहीं पे देखा हुआ सा लग रहा है, ऐसा स्ट्रक्चर तो हमने पहले भी कहीं देखा है। हाँ, आपने देखा है कहीं ऐसा स्ट्रक्चर? हाँ देखा है सर, हमने भी ऐसा कहीं पे देखा है। कहाँ पे देखा होगा बेटा ऐसा स्ट्रक्चर आपने? ऐसा स्ट्रक्चर आपने देखा होगा हनी कॉम्ब। ठीक है, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है वैसा कुछ दिख रहा है ये। ठीक है, दिस बार्क लुक्ड लाइक व्हाट, इट लुक्ड लाइक हनी बी कॉम्ब। मधुमक्खी का जो छत्ता होता है कुछ ऐसे, ऐसे ही हमको ये कंपार्टमेंट्स दिख रहे थे। इन कंपार्टमेंट्स को इन्होंने क्या नाम दे दिया बेटा, इन इंडिविजुअल कंपार्टमेंट को इन्होंने नाम दे दिया सेल्यूला। क्या नाम दिया? सेल्यूला। सेल्यूला का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्मॉल रूम्स, छोटे छोटे कमरे। अब आगे जाके हमने क्या करा, इस सेल्यूला को थोड़ा सा छोटा कर दिया और क्या बोलने लग गए इस सेल्यूला को बेटा, आज हम लोग इस सेल्यूला को हमने बोलने लग गए, हम लोग बोल रहे हैं इसको आज सेल के नाम से, इस सेल्यूला को हम लोग जान रहे हैं। तो बच्चों इस तरह से सेल को जो था वो ढूंढा गया था, सेल को इस तरह से डिस्कवर किया गया था। राइट, अब उस समय क्या था कि बहुत ज्यादा डेवलपमेंट तो हुआ नहीं था और चीजों का हमें बहुत ज्यादा नॉलेज भी नहीं था। ठीक है ना, हमारे पास बहुत सारे डिवाइसेस भी नहीं थे जितने आज हैं। तो सेल्स को हम लोग बहुत ज्यादा स्टडी नहीं कर पाए। ठीक है, बहुत ज्यादा स्टडी नहीं कर पाए। इट वाज ओनली, ये जो साल आया, इट वाज ओनली इन द ईयर 1950, जस्ट अ मिनट, या 1950, 50s, इनफैक्ट 50s के अंदर क्या हुआ, हमारे पास एक खास तरह का माइक्रोस्कोप बनाया गया जिसका नाम था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्या नाम था बेटा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो जब ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आए ना, उसके बाद में क्या होने लगा, उसके बाद में हम लोग हमारी सेल्स की डिटेल्ड स्टडी कर पाए। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करने लगे, हमारी सेल की एकदम डिटेल्ड स्टडी करने लगे। ठीक है, तो ऐसे डिटेल्ड स्टडी करते करते हम लोग पहुंचे हैं अब हमारे टेक्स्ट बुक के एक टॉपिक पर जिसका नाम है 8.2 द सेल। द नेम ऑफ द टॉपिक इज द सेल। अब आपको मैंने पहले ही बताया कि सेल क्या है। सेल क्या है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट, इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। अब हम लोग एक एनालॉजी के द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। राइट, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ अ एनालॉजी। क्या एनालॉजी लेनी है? जैसे कंसिडर कर लीजिए कि आपको एक बिल्डिंग बनानी है। राइट, यू वांट टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग। ठीक है, इस बिल्डिंग को बनाने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी वॉल। तो हम क्या करेंगे, इस बिल्डिंग को कंसिडर कर ले रहे हैं हम लोग एज ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इस बिल्डिंग को कंसिडर कर रहे हैं हम लोग एज ऑर्गेनिज्म। अब इस बिल्डिंग को बनाने के लिए जो वॉल है उसको बनाने के लिए सबसे बेसिक चीज क्या होती है, वो होती है एक ब्रिक। तो हमने क्या करा, इस ब्रिक को सीरियली अरेंज कर दिया लेयर बाय लेयर और कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमें मिला। राइट, वॉल कुछ इसी तरह की दिख रही होती है। आई एम सॉरी थोड़ा सा ये ऊपर नीचे है, बट दिस इज हाउ अ वॉल वुड लुक लाइक। राइट, अब इस वॉल को जब आप ऑब्जर्व करते हो, इस वॉल को जब आप ऑब्जर्व करते हो, आप समझ पाते हो इस वॉल को बनाने के लिए मैंने क्या यूज करा। मेनली मैंने यूज करा ब्रिक, दूसरा मैंने यूज करा मोर्टार। मोर्टार का मतलब क्या होता है बेटा? मोर्टार का मतलब इट इज अ मिक्सचर ऑफ जो गिट्टियां होती है ना, ग्रेवल्स प्लस सीमेंट। ठीक है ना, ग्रेवल्स प्लस सीमेंट। बट मेनली सबसे ज्यादा यूज किसका हुआ, हमारी ब्रिक का।
तो मैं ऐसे ही समझ सकता हूं, जैसे मान लीजिए ये ऑर्गेनिज्म था, राइट, अज्यूम दैट दिस इज एन ऑर्गेनिज्म, तो इट डज नॉट लुक लाइक, अब इसका मैं एक ऑर्गन ले लेता हूं, लीवर, ठीक है, इसका मैं एक ऑर्गन निकाल लेता हूं, लीवर, और थोड़ा सा उसको बाहर की तरफ ला करके जूम करके देखने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो बेटा ये जो लीवर है ना, ये लीवर को जब भी आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे ये लीवर भी ऐसे छोटी छोटी कुछ यूनिट्स का बना हुआ है, ठीक है। ये लीवर भी ऐसे ही कुछ छोटे छोटे यूनिट्स का बना हुआ है, जैसे हमारी वॉल बनी हुई थी। हमारी वॉल किसकी बनी हुई थी बच्चों? हमारी वॉल बनी हुई थी ब्रिक्स की। वैसे ही बेटा ये लीवर जो है ये किसका बना हुआ होगा? ये लीवर बेटा बना हुआ होगा छोटी छोटी बिल्डिंग यूनिट्स का, बिल्डिंग ब्लॉक्स का। उसे हम लोग क्या बोलने वाले हैं? उसे हम लोग बोलने वाले हैं सेल, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हो, आप इस बिल्डिंग के जगह इस बिल्डिंग को इमेजिन कर लो इस ऑर्गेनिज्म के तौर पर, ठीक है, और इस ब्रिक को आप कंसिडर कर लोगे क्या? ब्रिक को आप कंसिडर कर सकते हो एज अ सेल। तो जैसे ब्रिक यूज हो रही थी सेल्स बनाने के, आई मीन बिल्डिंग बनाने के लिए, वैसे ही बच्चों हम क्या करने वाले हैं, हम हमारी सेल को यूज करेंगे और सेल्स का अक्यूमुलेशन होगा। सेल्स अलग अलग तरीके से अपने आप को अरेंज करेंगे और क्या प्रोड्यूस करेंगी? वो प्रोड्यूस करेंगी एक ऑर्गेनिज्म। चलो यहां तक कहानी क्लियर हो गई है बेटा? यहां तक समझ में आ गया है? हाँ, एक चीज याद रखना कि सेल जो है ना, सेल जो है बेटा, सेल लिविंग होती है और ब्रिक जो है वो नॉन लिविंग होती है, ठीक है। ब्रिक जो है वो कैसी है? नॉन लिविंग है, और सेल जो है वो लिविंग है। और ब्रिक की तरह हमारी सेल जो है वो सिंपल नहीं है। ब्रिक इज सिंपल, है ना, जबकि का हमारी सेल जो है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, राइट। चलो इतनी कहानी क्लियर हो गई है। हाँ, अब इसमें इसमें अगर आपने सेल को इमेजिन करना है ना, अगर इसमें आपको सेल को इमेजिन करना है तो आप क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो? आप इमेजिन कर लो, या फिर आप आपने अंडे देखे होंगे, यू वुड हैव सीन एग, ठीक है। जब आप एग को देखते हो तो ये जो एक एग है, दिस गिव्स यू अ टिपिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल, राइट। दिस एग विल गिव यू अ टिपिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल। अब इसके अंदर आप देख पाएंगे यहाँ पर सेंटर में एक, आई डोंट ईट एग्स वेरी फ्रीक्वेंटली, बट जो भी खाता है उनको पता रहेगा, इसके अंदर है ना ये एक येलो वाला पार्ट होता है, ठीक है। इसके अंदर एक येलो वाला पार्ट होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस एग को अंडरस्टैंड करेंगे और हम समझ लेंगे हमारी सेल को। देखिए जो सबसे बाहर का लेयर है ना, सबसे बाहर का लेयर है अंडे का, उसके ऊपर जो व्हाइट वाला छिलका होता है ना, जो छिलका है उसको हम लोग क्या कंसिडर कर देंगे, उसका उसको हम लोग कंसिडर कर देंगे उसकी सेल वॉल। क्या कंसिडर कर रहे हैं उसकी हम लोग? उसे सेल वॉल। अब इसी लेयर के अंदर है ना एक पतला सा और ट्रांसपेरेंट सा लेयर होता है, ठीक है। इसी लेयर के अंदर एक पतला सा ट्रांसपेरेंट सा लेयर होता है बेटा, और इस पतले से ट्रांसपेरेंट लेयर को ना हम लोग क्या बोलते हैं? पतले से ट्रांसपेरेंट लेयर को हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। या फिर अगर आपको मन नहीं लग रहा है सेल मेम्ब्रेन कह करके, अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि बड़े क्लास में आ गए हो, तो आप इसे कह सकते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और अगर आपको अपने भैया और दीदी के सामने वट झाड़नी है तो आप इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जगह आप इसको प्लाज्मा लेमा भी कह सकते हो, ठीक है। इसे आप कह सकते हो प्लाज्मा लेमा, राइट। चलिए, अब ये जो येलो वाला पार्ट है ना बेटा, इसको अपन क्या बोलने वाले हैं? इसको अपन बोलने वाले हैं, ये जो यॉक है, ठीक है, ये जो यॉक है ना, ये यॉक है, ठीक है। ये यॉक जो है, इस यॉक को हम कंसिडर करने वाले हैं एज न्यूक्लियस। और ये जो पूरा पार्ट है इस यॉक से लेकर के यहाँ तक का, सेल मेम्ब्रेन तक का, इसके अंदर भरी हुई होती है एक जेली, फ्लूइड भरा होता है जेली जैसा। इस जेली लाइक फ्लूइड को बच्चों हम लोग क्या बोलने वाले हैं? इसको हम लोग बोलने वाले हैं साइटोप्लाज्म, राइट। तो जब आप एक एग को देखते हो तो आपको एक फेयर बिट ऑफ आइडिया मिल जाता है कि आपका सेल है वो कैसा होने वाला है, राइट। तो जो सबसे बड़ी सेल है, बिना हमारे माइक्रोस्कोप की मदद लिए अगर हमें किसी बड़ी सी सेल को देखना है या फिर किसी एक सेल को देखना है, तो आप क्या करोगे? आप कंसिडर कर लोगे एग ऑफ हैन को, ठीक है। अगर आप अंडे को देख रहे हो तो आप किसको देख रहे हो? आप एक सेल को देख रहे हो, और ये सेल इतनी बड़ी है कि आपको इसको देखने के लिए किसी माइक्रोस्कोप की जरूरत होती नहीं है। जैसे रॉबर्ट हुक को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ गई थी, वैसे आपको माइक्रोस्कोप खरीदने की या बनाने की जरूरत नहीं है। आप अंडे को देख करके भी सेल का अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं, ठीक है। जो सबसे बड़ी सेल है ना, जो सबसे बड़ी सेल है, इट इज द एग ऑफ ऑस्ट्रिच, ठीक है, लार्जेस्ट सेल, ठीक है। लार्जेस्ट सेल जो है वो है एग ऑफ ऑस्ट्रिच,
ठीक है, ऑस्ट्रिच देखा होगा आपने, अरे टीवी में तो देखा ही होगा यार, है ना। तो एग ऑफ ऑस्ट्रिच हैपेंस टू बी द लार्जेस्ट सेल, राइट। चलो यहाँ तक साथ में हो आप लोग मेरे, यहाँ तक साथ में हो, आगे बढ़ू, वेरी गुड। चलिए अब हम लोग आपके एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंगली जो टॉपिक नंबर है आपका वो है 8.3। आई विल राइट इट डाउन हियर, 8.3। टॉपिक का नाम क्या है, ऑर्गेनिजम्स तो वैरायटी ऑफ या फिर वैरायटी इन सेल नंबर, दूसरा है शेप एंड, मतलब क्या, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो जानवर है हमारे आसपास, चाहे वो जानवर के रूप में, ऑर्गेनिज्म मतलब चाहे वो एक एनिमल हो चाहे वो एक प्लांट हो, तो हम देखते हैं कि उनके अंदर जो सेल का नंबर है वो, उनका जो शेप है वो, और जो उनकी साइज है वो क्या होती है बेटा, डिफरेंट होती है। क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो बच्चों सबसे पहले इसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले अबाउट नंबर ऑफ सेल, ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट नंबर ऑफ सेल्स। तो सबसे पहले तो आप खुद समझिए और मेरे को जवाब देने का प्रयास करिए, क्या सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर नंबर ऑफ सेल सेम होते होंगे, क्या आर all the organisms all the organisms having same shape, same number of cells? Yes, give me your answer fast. चलिए कमेंट बॉक्स का यूज करना चालू करिए, बताइए होगा कि नहीं होगा। All the organisms will have the same number of cells? No, absolutely no. No, आंसर इज नो। आंसर क्या है बच्चों, आंसर है इसका नो, नहीं सर, नहीं है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर नंबर ऑफ सेल जो है वो सेम रहे, ठीक है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि आप यहां पर ये देख पाएंगे, राइट नाउ। ये जो आप यहां पर देख पा रहे हो ना, ये जो आप आपके यहां पर स्क्रीन पर देख पा रहे हो बच्चों, ये क्या है, ये है एक अमीबा। ये है क्या, एक, ये है आपका अमीबा। उसी तरीके से आप एक दूसरा ऑर्गेनिज्म में यहाँ पे बना के दिखाता हूं आपको। इस ऑर्गेनिज्म को जब आप ऑब्जर्व करने का प्रयास करेंगे तो आपको पता चलेगा ये ऑर्गेनिज्म इज स्लाइटली डिफरेंट, ठीक है। ये ऑर्गेनिज्म जो है ये अपने अमीबा के मुकाबले थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पर हमको ये तो समझ में आ ही गया कि भैया इन लोग के जो शेप्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, यस और नो। आप अपने आप को देखिए, आप किसी प्लांट को देखिए और कंपेयर करिए अपने आप को किसी दूसरे एनिमल से, क्या मिलेगा आपको जवाब, क्या हमारा और उनका शेप सेम है, क्या मिलेगा बताइए जवाब, जवाब मिलेगा सेम, नहीं मिलेगा ना, नहीं मिलेगा, मिल ही नहीं सकता है। तो ये जो ऑर्गेनिज्म आप देख रहे हैं बच्चों, ये ऑर्गेनिज्म क्या है, दिस इज अ पैरामीशियम, राइट। व्हाट इज दिस, दिस इज अ पैरामीशियम या फिर पैरामोएशियम भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, डज नॉट रियली मैटर कि आप इसे बोल क्या रहे हो, बट आप लिखोगे यही, ठीक है ना। अब ये अमीबा और पैरामीशियम जो है बच्चों, इसको जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो ना, तो आपको समझ में आ रहा है कि इनके अंदर सिंगल सेल है। इनके अंदर कितनी सेल है, सिंगल सेल है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल्ड होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, चलिए कमांडोज बताइए, इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे, और वाह, जस्ट अ मिनट, तो छोटा किया ही नहीं, इसे कहेंगे अपन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। क्या बोलने वाले हैं, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। जहां पर यूनी, यूनी का मतलब क्या होता है, सिंगल या फिर अकेला, एक, और सेल्यूलर का मतलब क्या होता है, सेल। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स या दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच कंटेन ओनली अ सिंगल सेल इन देयर बॉडी आर रिफर्ड टू एज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। अब ये जो यूनिसेल्युलर होते हैं ये क्या कर सकते हैं, दे कैन कैरी आउट ऑल एसेंशियल प्रोसेसेस, ठीक है, ऑल एसेंशियल प्रोसेसेस। तो आपको जिंदा रहने के लिए हर वो प्रोसेस जो जरूरी थी, जैसे कि सांस लेना, फूड को डाइजेशन करना, ग्रोथ करना, रिप्रोडक्शन करना, ये सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म भी ये सारे काम कर सकते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हमने कहा यूनिसेलुलर। फिर अपने आप को सवाल करो कि क्या धरती पर सारे ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर ही हैं, हाँ, क्या सारे ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर ही हैं, नहीं भाई। हम लोग क्या हैं, हमारे अंदर तो बहुत सारी सेल है, हमारे अंदर तो बहुत सारी सेल है।
तो लेट्स से दैट यू कंसीडर और यू टेक इनटू कंसिडरेशन दिस बर्ड, ठीक है, आप अगर इस बर्ड को कंपेयर करते हो अपने आप से या फिर इस अमीबा या पैरामीशियम से, व्हाट यू फाइंड, यू विल फाइंड कि ये जो बर्ड है शायद इसके अंदर एज कंपेयर टू द अमीबा एंड पैरामीशियम, वो उसकी साइज छोटी है ना, मैंने बनाया उसे जानबूझ के छोटा, ऐसा मत बोलना सर ये तो छोटा दिख रहा है तो इसके अंदर कम सेल होगी, ऐसा नहीं है, ठीक है, इसके अंदर सेल्स बहुत ज्यादा है, तो ये हमारे पास एक बर्ड हो गया, राइट। अब मान लो कि मैं इंसान को ही बनाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है, तो ये जो इंसान है बेटा ये क्या हो जाएंगे, ये भी बहुत सारे सेल्स पोजेस करते हैं। फिर हमारे पास में एक ट्री हो गया, ठीक है, तो ये ट्री भी क्या है, दिस इज अ ह्यूमन, जस्ट अ मिनट, या दिस इज अ ह्यूमन, दैट्स अ ट्री, okay. So what I want you to understand is that there will be some organisms which will have unlike the what do I say, unlike the unicellular organisms which had a single cell, these organisms will have many cells, and such organisms which possess many cells in their body will be referred to us, I mean we will be referring to them as what kind of cells, we will be calling them as multicellular cells, क्या बोले जाएंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इनफैक्ट, जहां पर मल्टी का मतलब क्या होता है बच्चों, मल्टी का मतलब हो गया मैनी, और सेल्यूलर का मतलब क्या हो गया, सेल्स। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बहुत सारी सेल्स के बने हुए होंगे, जिनके अंदर बहुत सारे सेल्स होंगे, उन्हें क्या कहा जाने वाला है बच्चों, उन्हें कहा जाएगा क्या, क्या, उन्हें कहा जाएगा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जांपल्स आपके सामने हैं, ठीक है। अब एक बात समझो मेरी यार, ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, दे कैन हैव नंबर ऑफ सेल्स, क्वेश्चन करोगे कितने हो सकते हैं, हाँ भाई बहुत सारे हो सकते हैं, दे कुड हैव मिलियंस टू बिलियंस टू ट्रिलियंस, मतलब अब मुझे तो पता भी नहीं है ट्रिलियंस के अंदर कितने जीरो होते हैं, अरे ये ट्रिलियन लिख दिया मैंने, सॉरी, अरे वाह, या दे कुड हैव मिलियंस बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, दुनिया भर के सेल्स होते हैं यार, तुम सोच भी नहीं सकते उतने ज्यादा होते हैं, राइट। तुमको ये पता चल गया कि नंबर ऑफ सेल्स के अंदर क्या क्या आना है। उसी तरीके से अब मैं आगे बढ़ता हूं और आया शेप ऑफ सेल, ठीक है, क्या आया, शेप ऑफ यू, नहीं नहीं सॉरी, शेप ऑफ सेल, ठीक है, शेप ऑफ सेल्स। तो अभी हमने समझा कि नंबर ऑफ सेल क्या था, अब हम क्या समझ रहे हैं, अब हम समझ रहे हैं शेप ऑफ सेल्स। फिर से सवाल करो, क्या कि सभी 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 ऑर्गेनिजम्स के सेल जो होते हैं उनके शेप जो होते हैं वो सेम होते हैं, आंसर फिर से क्या आएगा, नहीं भैया, नहीं। हम लोग यहाँ पर अभी वापस इसी भैया को परेशान करेंगे, कौन है ये अलबेला सा, ये इरेगुलर शेप वाला कौन है ये है हमारा अमीबा, कौन है, अमीबा, बेटा अमीबा से दोस्ती कर लो, बहुत काम का है। क्यों अमीबा काम का है, क्योंकि अमीबा जो होता है इसका कोई, इट डज नॉट हैव fixed shape, so there is no fixed shape for amoeba. Why is it this way, इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता, क्यों ऐसा है कि इसका कोई फिक्स शेप नहीं है, वो इसलिए है कि ये जो इसके तरफ ये बाहर ये दिख रहा है, ये वाला ये सब दिख रहा है, ये क्या कर सकता है, इसको एक्सटेंड कर सकता है और मूवमेंट कर सकता है, ठीक है, ये क्या कर सकता है, इसको एक्सटेंड करके मूव कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, पीछे जा सकता है, और इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसको अपन बोलते हैं सूडोपोडिया, क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया, जहां पर सूडो का मतलब क्या होता है, सूडो का मतलब होता है फॉल्स, और पोडिया का मतलब क्या होता है, पोडिया का मतलब होता है अपेंडेज, हाथ पैर, है ना, इसके पास हाथ पैर है नहीं, लेकिन हमें दिख रहा है, हमें लग रहा है कि हाथ पैर है, हम कंसीडर कर रहे हैं। अब ये सूडोपोडिया जो है, सॉरी सूडोपोडिया क्या क्या हमें, सूडोपोडिया जो होता है इसका यूज क्या है ना, ये सूडोपोडिया का हमारा जो अमीबा है कैसे यूज करता है, वो क्या करेगा बेटा, इस सूडोपोडिया को आगे पीछे करेगा और कैप्चर्स फूड, इसकी मदद से क्या करेगा, कैप्चर्स फूड, ठीक है। दूसरा, अगर इसका कोई शिकार करने वाला होता है ना, तो ये क्या कर सकता है, एस्केप्स प्रीडेटर, जब इसका कोई शिकार करने वाला आएगा तो ये क्या करेगा, अपने आप को बचाने के लिए वहां से भागेगा, ठीक है, इसी तरीके से रिप्रोडक्शन करने में मदद करता है वो। फिर आप अपने आप को सवाल करो, क्या भाई दुनिया में केवल अमीबा ही इकलौता ऐसा प्राणी है जो ये कांड कर सकता है, अपना शेप चेंज कर सकता है, नहीं। आप जब ह्यूमन को ऑब्जर्व करोगे तो ह्यूमन के अंदर भी कुछ ऐसी एक सेल होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, WBC, क्या बोलते हैं,
WBC जिसका मतलब होता है व्हाइट ब्लड सेल, या फिर इसको प्यार से तुम क्या कहोगे, ल्यूकोसाइट्स। क्या बोलोगे, ल्यूकोसाइट। ये ल्यूकोसाइट जो है ये भी क्या कर सकती है, ये भी अमीबा की ही तरह अपने शेप को बच्चों चेंज कर सकती है। और जब यूं हो कि हमारा अमीबा या फिर हमारा WBC अपने फूड को एंगल्फ करता हो अपने हाथ पैरों को आगे बढ़ा के, जैसे यहां पर मैंने आपको बताया, तो उस प्रोसेस को तुम कहते हो क्या, फागोसाइटोसिस। क्या बोलोगे, फागोसाइटोसिस। इसका मतलब क्या होता है, फागोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है एंगल्फिंग ऑफ फूड, एंगल्फिंग ऑफ फूड बाय एक्सटेंडिंग। किस चीज को एक्सटेंड करोगे, एक्सटेंडिंग द, वो हाथ पैर थे ना, क्या नाम दिया था उसको, सूडोपोडिया। क्या नाम दे दिया बच्चों इसको अपन ने, सूडोपोडिया। चलो ये तो हमने बात समझी कि जो शेप चेंज कर सकते थे, बट ऐसे बहुत सारे होते हैं ना जिनका शेप फिक्स्ड होता है। तो हमारे पास जैसे हमारे ब्लड की सेल्स एक होती है, एक आरबीसी होती है, ठीक है, मैं रेड कलर ले लेता हूँ। ये कैसी होती है, ये अंदर से ऐसे खोखली रहती है, खोखली तो क्या है, थोड़ा सा बेंड होती है यार। ये कौन हो गई, अपनी आरबीसी हो गई। बताओ आरबीसी का फुल फॉर्म बताओ, जल्दी से कमेंट बॉक्स पे आ जाओ, जल्दी बताओ। लेट कर रहे हो यार, मैं ही लिख देता हूँ, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स। बट यार तुमको रेड ब्लड सेल नहीं कहना, तुमको तो क्या करनी थी, क्लास पे वट मारनी थी, ठीक है ना, कि मुझे एक्स्ट्रा आता है, तो क्या बोलोगे तुम, एरिथ्रोसाइट्स बोलोगे। क्या बोलोगे, एरिथ्रोसाइट्स। फिर कुछ एक ऐसे सेल्स होते हैं जैसे हमारे मसल के सेल होते हैं, स्मूथ मसल के सेल, वो ऐसे पॉइंटेड होते हैं, ठीक है, बीच में से फूले हुए होते हैं, और ऐसे साइड पे से जब देखोगे ना तो पता चलेगा ये क्या है, ऐसे पॉइंटेड है। तो ऐसे पॉइंटेड सेल जो रहेंगे ना बच्चों, ऐसे पॉइंटेड सेल जो रहेंगे उसे आप क्या कह दोगे, उसे आप कह दोगे स्मूथ मसल। क्या कह दोगे, स्मूथ मसल। तो ये हो गए हमारे स्मूथ मसल्स, ये हमारी बॉडी के अंदर वाले भाग में दिखते हैं, ठीक है, जैसे कि आपके स्टमक हो गए, आपके इंटेस्टाइन्स हो गई, वहां पर देखने मिल जाएंगे स्मूथ मसल। फिर कुछ मसल्स ऐसे होते हैं जहां पर आपको थोड़े थोड़े समय के अंतर में आप देख पाओगे, वहां पर एक हिस्सा है जो थोड़ा सा डार्क होता है, और एक हिस्सा जो है वो थोड़ा सा लाइट होता है। जैसे यहाँ, ओ हो, ये तो कुछ ज्यादा ही डार्क हो गया भाई। हाँ जी, तो ये देखो जैसे थोड़ा सा ये डार्क हुआ, फिर लाइट, फिर डार्क, अब ये खाली जगह लाइट रह गई, फिर डार्क हो गया, फिर लाइट आ गई, फिर डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क, ऐसे चलता रहता है, ठीक है। तो ऐसे जो सेल्स होते हैं बच्चों, ऐसे जो सेल्स होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रफ मसल। अब ये रफ मसल कहाँ होते हैं, ये आपके हाथ पैर में होते हैं, ये आपको मूवमेंट करवाने में मदद करते हैं, राइट। उसी तरीके से जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आप देख पाओगे कुछ इस तरह के सेल्स आपके बॉडी में। हाँ, ये आपको दिखने वाले नहीं है, ठीक है, ये आपको दिखने वाले नहीं, क्योंकि इसको देखने के लिए आपको तो माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा, राइट। स्कूल में आपको दिख सकता है, राइट। ओके, तो ये जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो ना, व्हाट यू सी हियर ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ, जो मैं बना रहा हूँ, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं न्यूरॉन। क्या कहते हैं, न्यूरॉन। तो जो न्यूरॉन क्या काम करता है, न्यूरॉन जो है वो इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट करने का काम करता है, राइट। So what will be the neuron doing is it will be helpful for the transmission of messages in across the body। जैसे अभी आप वीडियो इसको देख रहे हो और मान लो अभी तक बने हुए हो इस वीडियो में, और आप इस वीडियो को समझने का प्रयास कर रहे हो, तो उसके लिए कौन सा पार्ट काम कर रहा है या कौन सी सेल काम कर रही है आपकी बॉडी की, उसके लिए काम कर रही है आपकी ये नर्व सेल। कौन सी सेल है ये है आपकी नर्व सेल, राइट। उसी तरीके से हमारे पास कुछ सेल्स होती है, जैसे कि ये हो गई हमारी ओवा, जस्ट अ मिनट, या दिस हैपेंस टू बी द ओवम या फिर एग, ठीक है। देन यू कम अक्रॉस दिस थिंग कॉल्ड एज sperm, राइट। तो व्हाट आई नीड यू टू अंडरस्टैंड इज कि ये जो मैंने 5 7 6 मसल यहाँ पे कुछ बनाई है, या 6 जो मैंने सेल्स बनाई है, डू यू फाइंड ऑल ऑफ दीज सेल्स टू बी सिमिलर। ये सब तो हमारे अंदर ही प्रेजेंट है ना, ह्यूमन के अंदर ही प्रेजेंट है, तो डू यू फाइंड देयर शेप्स टू बी सिमिलर, योर आंसर शुड बी नो, नो, एब्सोल्युटली नॉट। तो ऐसे ही आप समझिए कि आपके बॉडी में जितने भी सेल्स हैं ना बच्चों, आपके बॉडी में जितने भी सेल्स हैं वो सब के सब कैसे हैं यार, ऑलमोस्ट डिफरेंट हैं, ठीक है। तो आपको ये भी समझ में आ गया कि सेल का शेप फिक्स नहीं है। अब ये शेप जो है वो फिक्स नहीं है, वो क्यों है, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करते हैं, सेल्स हैव डिफरेंट शेप्स, और ये क्यों है,
because they have different function. दे हैव डिफरेंट फंक्शन. आप कंसिडर कर लो कि भाई आपको है ना, आपको रेस करनी है, ठीक है, आपको रेस करनी है और आपका बहुत वेट है, बहुत ज्यादा वेट है. मान लो मैं एक रेस का पार्टिसिपेंट हूँ जहाँ पे मेरे साथ बहुत सारे लोग दौड़ रहे हैं और मेरा वजन जो है वो 120 किलो है, मैं बहुत मोटा हूँ, बहुत ज्यादा वजन है मेरा. तो प्रैक्टिकली क्या मेरे जीतने के चांसेस हैं? नहीं है ना, नहीं है, क्योंकि मैं मोटा हूँ. मेरे मुकाबले जो पतले लोग होंगे थोड़ा ज्यादा दौड़ पाएंगे. अब मान लो एक जगह पे होती है मारपीट. अब मैं ऐसे जगह पे जाता हूँ, ऐसे गेम में जाता हूँ, जैसे बॉक्सिंग हो गया, बॉक्सिंग छोड़ो, रेसलिंग हो गई, तो क्या वहां पर मेरे जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं कंपेरेटिवली, क्योंकि मेरी साइज ज्यादा थी, राइट? तो ऐसे ही आप समझिए, जैसे आपका फंक्शन अलग होगा, आपका जो शेप होगा वो भी क्या होगा, बताइए क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, राइट? चलो, अब इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है बच्चों, जिसमें हम लोग बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे साइज ऑफ सेल. साइज ऑफ सेल. हमको ये समझ में आ गया कि नंबर अलग है, हमको ये भी समझ में आ गया कि शेप ऑफ सेल जो है वो भी अलग है. अब हमें समझना है क्या साइज ऑफ सेल सेम रहने वाले हैं? जितने भी सेल्स होंगे उनकी साइज सेम रहेगी? नहीं. सबसे पहले तो ये समझो, सेल्स आर वेरी स्मॉल. सेल्स आर वेरी स्मॉल. और दूसरी चीज, इस सेल्स को हम लोग नहीं देख पाएंगे नेकेड आई से, ठीक है, कैन नॉट बी सीन विदाउट सम एड या फिर अनएडेड आई. मतलब अगर मैं अपनी आंखों के अंदर, आंखों के सामने कुछ और चीज ना लगाऊं तो मैं इसको देख पाऊंगा नहीं, ठीक है. अरे ये आई है यार, ठीक है, तो मैं किस चीज को लगाऊंगा? आई विल यूज माइक्रोस्कोप फॉर सीइंग द सेल. मैं क्या यूज करूंगा बेटा? मैं यूज करूंगा माइक्रोस्कोप. अब जो सेल होती है उनकी साइज क्या होती है यार? इसकी साइज होती है माइक्रोमीटर. माइक्रोमीटर का मतलब क्या होता है? माइक्रोमीटर का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻⁶ मीटर. मतलब यह बड़ा छोटा है. जैसे मान लो ये 1 मीटर है, तो इस 1 मीटर का जो जो 10 लाख गुना छोटा भाग होगा, मतलब इससे भी बहुत ज्यादा छोटा, उसको बोला जाता है माइक्रोमीटर. इसको सिंबल ऐसे देते हैं, ठीक है, यू जैसा कुछ लिखोगे और उसके बाजू में लगा दोगे एन, तो माइक्रोमीटर. तो जनरली जो सेल्स है ना, जो 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 सबसे छोटा सेल है, वो है अपने पास में एक बैक्टीरिया. इस बैक्टीरिया की साइज क्या होती है बेटा? बैक्टीरिया की साइज हो सकती है, जो सबसे छोटा बैक्टीरिया हमारे पास है उसकी साइज होती है लगभग लगभग 0.1 से लेकर के 0.5 माइक्रोमीटर. तो यार ये बहुत ज्यादा छोटा है. कुल मिला के ऐसा है कि आप इसको अपनी आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप लगाओगे तब दिख पाएगा. और जो सबसे बड़ा है ना, जो सबसे बड़ी सेल है, वो क्या है? वो है ऑस्ट्रिच एग. ये तो अपने पहले भी बात कर रखी थी, ऑस्ट्रिच एग है. इसके डायमेंशन क्या है बच्चों? इसके डायमेंशन है 170 mm. मतलब 17 सेंटीमीटर से लेकर के कितना, 13 सेंटीमीटर, 130, राइट. ये मिलीमीटर है, ये मिलीमीटर है, और ये वाला हमारा, दिस इज माइक्रोमीटर एंड द अदर वन इज मिलीमीटर. ओके, चलिए. तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में जो आज हमने डिस्कशन किया है, जहां पर हमने बात करी अबाउट सेल, डिस्कवरी ऑफ सेल, हमने फिर सेल का जो स्ट्रक्चर यूनिट कहने की वजह समझी, हमने ये समझा कि एक सेल कैसा दिख रहा है विद द हेल्प ऑफ द एग. हमने ये बात करी कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके अंदर वैरायटी देखने मिलती है विद रिस्पेक्ट टू द सेल नंबर, शेप एंड साइज. हमने ये भी समझा कि हमारे अमीबा वगैरह जो है, पैरामीशियम वगैरह जो है, इनके अंदर इतना जो डिफरेंसेस हैं, वो डिफरेंस किस वजह से आ पाया है, राइट. और हमने ये समझा कि इनका कोई शेप फिक्स नहीं होता, ना इनकी साइज फिक्स है ना. हमने इनका नंबर भी समझ लिया था. तो बच्चों अगले वीडियो में हम लोग जो आधा चैप्टर बचा हुआ है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है, पार्ट्स ऑफ सेल्स है, उसको कवर करेंगे. और साथ ही साथ में कंपैरिजन बिटवीन द प्लांट एंड द एनिमल सेल को भी देख लेंगे. तो मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप लोग अभी तक बने हुए इस वीडियो में, तो आपको वीडियो अच्छा लगा ही होगा. लाइक कीजिएगा वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत 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 ख्याल रखें. टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.